तो चलिए सभी लोग रेडी है, जल्दी से हाथ ऊपर करके बता दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, कंटिन्यूअसली हमारे साथ में बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं और कई सारे लोग हैं जिन्होंने फ्रेंड्स सेशन स्टार्ट होने से पहले ही सेशन को लाइक कर दिया था। उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी लोग हैं जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, एक बार हाथ ऊपर कर देंगे फ्रेंड्स यहाँ पर मैं, ताकि मैं देख सकूं कि कितने बच्चे जिन्होंने अपनी एनर्जी यहाँ पर में दी है सेशन के अंदर में। तो उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक करते रहेंगे आप सभी लोग, और जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि इसी तरीके का धमाकेदार सेशन जो है हम लोग यहाँ पर में कंडक्ट कर सके। ठीक है, चलिए। तो भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में सबसे आगे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रबर जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना है कि ये कौन सी वाली फसल है। ये फूड क्रॉप है, या फिर ये आपकी कैश क्रॉप है, ये खाद्य फसल है, या फिर ये नकद फसल है? कैश क्रॉप है। देखिए जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने कल देखा होगा वो लोग आंसर कर पा रहे हैं। और फ्रेंड्स, रबर के उत्पादन में सबसे आगे जो है वो केरल राज्य है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा अगर आप लोगों से मसाले के उत्पादन के अंदर में पूछ लिया जाए, मसाला उत्पादन के अंदर में सबसे आगे कौन सा है, ठीक है, तो मसाले के उत्पादन के अंदर में भी आपको याद रखना है केरल सबसे आगे है। ठीक है, और रबर के उत्पादन में भी केरल सबसे आगे है। तो ये दोनों ही पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अच्छा, तो मैंने आपसे पूछा था कि रबर जो है वो कौन से प्रकार की फसल है। देखिए, अगर कोई फसल जो है आप लोग मुख्यतः खाने के लिए उगाते हो, तो वो आपकी खाद्यान्न फसल या फूड ग्रेन होती है। चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मेज, ये सारी जो चीजें होती है आप लोगों की, ये खाद्यान्न फसलें है, फूड क्रॉप है। इसको बेचा भी जा सकता है, ऑब्वियस सी बात है कि लोग उगाते हैं, किसान उगाते हैं, बेचते हैं, तभी तो हम उनको खरीद कर खाते हैं ना। बट अगर वो नहीं भी बिके तो वो खा लेंगे उस चीज को, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी फसलें होती है जो केवल और केवल बेचने के उद्देश्य से ही उगाई जाती है, ठीक है। तो रबर हो जाए आप लोगों का, कॉटन हो जाए, गन्ना हो जाए, ये सारी की सारी फसलें कैश क्रॉप की कैटेगरी के अंदर में आती है। इवन चाय और कॉफी भी कैश क्रॉप की, नगद फसल की कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो ये याद रखना था आप लोगों ने। एक बार सभी लोग, ठीक है, सेशन को लाइक तो कर ही दिया आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने, शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड, जहां भी शेयर कर सकते हो, ताकि इसी तरीके से हम लोग जो है फ्रेंड्स और भी बहुत सारे सेशंस आप लोगों के लिए लाते रहे। ये 63वीं बीपीएससी का क्वेश्चन था, आप लोगों ने आंसर लगा दिया है। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएएस आरटीएस की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आप लोगों का, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी, सुपर टेट, बीपीएससी टीआरई, कहीं पे भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। देश में सर्वाधिक अनाज का उत्पादन, ओवरऑल अनाज, जिसके अंदर में गेहूं, ठीक है, चावल, ठीक है, मेज, आप लोगों का दालें सब आ जाती है एक साथ उसके अंदर में। मतलब अनाज का, ग्रेन का सबसे बड़ा उत्पादन करता वाला राज्य कौन सा है? ग्रेन का। ठीक है, अब यहां पर मैं देखिए फ्रेंड्स, एक कैच, एक चीज है आप लोगों को याद रखना है। अगर आप लोग बात करोगे राइस की, तो चावल के उत्पादन के अंदर में वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल सबसे आगे है। ठीक है, वही अगर आप वीट की बात करेंगे तो वीट के उत्पादन में सबसे आगे जो है यूपी है। लेकिन ओवरऑल जब आप बात करते हो अनाज की, सारे अनाज को मिलाकर, तो यूपी ही सबसे आगे रहता है, उत्तर प्रदेश, ये याद रखना है आप लोगों ने। अनाज के उत्पादन के अंदर में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा अनाज जो है वो उत्पादन करने वाला, ओवरऑल अनाज उत्पादन करने वाला, चाहे वो कोई भी अनाज हो। ठीक है, तो अनाज के उत्पादन के अंदर में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। ठीक है, ओवरऑल अनाज के अंदर में। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आप लोगों का, बार बार पूछा जाता है और अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर में कि पूछा गया है। तो ओवरऑल अनाज यहां पर मैं पूछा है, तो याद रखिएगा आप सभी के सभी। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि राइस के उत्पादन में और वीट के, चावल और गेहूं के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन से, ये आप लोगों ने बता दिया है यहाँ पर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप लोगों ने देखने। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, ठीक है, इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहां पर में लोकेटेड है? इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मौसम विज्ञान विभाग, ठीक है, न्यू दिल्ली, नागपुर, जोधपुर, पुणे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है आप लोगों ने याद रखना है कि ये न्यू दिल्ली के अंदर में स्थापित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। ये मौसम की अग्रिम जानकारी आप लोगों को प्रदान करता है। मान लीजिए कि अगर तूफान आने वाला है कोई, ठीक है, तो उसकी जानकारी देगा। आप लोगों को ये बताएगा कि जो है बारिश इस बार अच्छी होगी कि नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा आपको बताता है बाढ़ अगर कहीं पे आने वाली है तो उसके बारे में जानकारी देता है। तो ये भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है, ये आप लोगों को याद रखना है, न्यू दिल्ली के अंदर में इसका मुख्यालय है। ओके, तो इसको जो है आप लोग इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट और इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, ये कहां पर में लोकेटेड है? तो ये याद रखना है आप लोगों ने, न्यू दिल्ली के अंदर में लोकेटेड है ये। ठीक है, इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, चलिए, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नाउ फ्रेंड्स, अब आप लोगों को एक लिस्ट देना चाहूंगा मैं, हर एक क्वेश्चन के ऊपर में, हर एक पॉइंट के ऊपर में क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनता है एग्जाम के अंदर में।
ठीक है, एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स कि अगर आप लोगों से बोला जाए, ठीक है, कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी का हेडक्वार्टर या इंडियन मेट्रोलॉजिकल, मेट्रोलॉजिकल का मतलब ही होता है मौसम विज्ञान, तो मीटियोरोलॉजी ये क्या होती है? अगर ये क्वेश्चन इंग्लिश के किसी सेक्शन में आप लोगों से पूछ लिया जाए तो मीटियोरोलॉजी क्या होती है, लिख लेंगे। जितने भी बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़े हुए होते हैं उन लोगों को अक्सर दिक्कत आती है जब इंग्लिश का सब्जेक्ट कंपलसरी सब्जेक्ट देना होता है, तो वहां पर मैं सिनोनिम एंटोनिम्स या कोई शब्द की मतलब पूछ लिया जाता है तो अक्सर वो कंफ्यूज हो जाता है। तो मीटियोरोलॉजी का याद रखना है आप लोगों ने, मौसम विज्ञान से संबंधित होता है। तो इंडियन मीटियोरोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी और इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट दिल्ली में है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों से वायरोलॉजी, वायरोलॉजी का मतलब होता है फ्रेंड्स आप लोगों का वायरस से संबंधित जितने भी शोध है या उसके ऊपर में उसका जो विज्ञान है उसका डिपार्टमेंट, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के अंदर में है, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना था, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी, ठीक है, समुद्र से संबंधित जितनी भी आप लोगों का रिसर्च वर्क है ये करता है, पणजी में है, ठीक है। पणजी कहां पर में, जल्दी से बताइए आप लोग कौन से राज्य के अंदर में है पणजी, जल्दी बताएंगे आप लोग। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का हम लोगों ने कल क्या याद किया था, एक ट्रिक याद की थी हमने, जल्दी से ट्रिक भी बता देंगे अगर आपको याद आ रहा है तो, न्यूट्रिशन की, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोगों ने, न्यू दिल्ली के अंदर में मौसम विज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है, ठीक है, मलबेरी सिल्क। अब आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि रेशम का जो कीड़ा होता है ना, ठीक है, जिससे रेशम बनता है, ये अक्सर शहतूत के पत्तों पर पाया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये याद रखना था कि शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादन करता राज्य कौन सा है, ठीक है, ये बताएंगे आप सभी के सभी। बता दीजिए जल्दी जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो शहतूत का अग्रणी उत्पादन करता भारतीय राज्य जो है फ्रेंड्स ये कौन सा है आप लोगों का, जी, तो सी जो है आप लोगों का आंसर हो जाएगा कर्नाटक। और ये एक्चुअल में एग्जाम्स के अंदर में आया हुआ है, यूपीपीसीएस के एग्जाम के अंदर में देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आया हुआ था आप लोगों का। जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये मल्टीपल एग्जाम्स के अंदर में ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर में। तो कर्नाटक के अंदर में जो है शहतूत रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, कर्नाटक के अंदर में। नाउ मैंने आप लोगों से पूछा था कि पणजी कौन से राज्य के अंदर में, तो कितने लोगों ने आंसर किया था, हाथ ऊपर करिए जल्दी जल्दी से, कितने लोगों ने आंसर किया था। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को टीचिंग परीक्षा जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। और पिछले लेक्चर के अंदर में जो टेस्ट मिली थी आपको, ठीक है, जिन बच्चों ने पूरा लेक्चर देखा था उन बच्चों को टेस्ट में कितना स्कोर आया वो भी बता दीजिएगा। गोवा की कैपिटल है बिल्कुल, तो गोवा के अंदर में है पणजी, ये याद रखना है। वहां पर मैं कौन सा वाला हेडक्वार्टर अभी हमने देखा, देखो इतना ज्यादा आपको रिवीजन करवा दूंगा, इतना ज्यादा याद करा दूंगा कि आपको नींद में भी सपने में भी आपको याद रहेगी वो सारी की सारी चीजें, ठीक है। हमने देखा वो समुद्र के किनारे पर है ना, तो ओशियोनोग्राफी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी जो है वो आपको मिलेगा। समुद्र का जो विज्ञान है ओशियोनोग्राफी, उसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा, ठीक है। कल की टेस्ट में 15 में से 15 आए थे, किसी के 13 आए थे, 15 में से 15, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अलग अलग आंसर बता रहे हैं, मैक्सिमम लोग 15 में से 15 बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। एक बार मुझे बताना कि क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है दिखाई दे रहा है, अगर दिखाई दे रहा है तो प्लीज बता दीजिएगा, ठीक है, प्लीज इसका आप बता दीजिए मुझे अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो, ठीक है। एक्चुअल एग्जाम का स्क्रीनशॉट लगाया है फ्रेंड्स, इसी वजह से चाहता हूं कि आप लोग जो है इसको देखें और आंसर करें इसका। देखिए यहां पर मैं क्या बोला है ना कि लॉन्जी डिस्टेंस ऑफ 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड एट इक्वेटर इज, ठीक है। इक्वेटर के ऊपर में दो लॉन्जिट्यूड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है। इक्वेटर ये हो गया आपका एक ऐसा गोलाकार जो पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है ये आपका। लॉन्जिट्यूड क्या होता है, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जो जोड़ने वाली लाइन है आपकी, उनको आप लॉन्जिट्यूड बोलते हैं, जैसे ये है आपका, ठीक है। सबसे ज्यादा किसी भी दो लॉन्जिट्यूड के बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहां पर में होता है और सबसे कम डिस्टेंस कहां पर में होता है ये बताइए मुझे, ठीक है। ये इमेजिनरी लाइन है जो हमने हमारी ग्लोब के ऊपर में, हमारी दुनिया के ऊपर में इमेजिन की है। तो ये हर एक लाइन जो आपकी लॉन्जिट्यूडनल है, देशांतर रेखाएं है, वो हर एक लाइन नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जाकर मिल जाती है। तो सबसे कम डिस्टेंस इनका कहां पर में होगा, पोल के ऊपर में होगा। इनके बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहां पर में होगा, इक्वेटर के पास में इनके ऊपर में सबसे ज्यादा डिस्टेंस होता है, ठीक है।
इक्वेटर पर इन पर सबसे ज्यादा डिस्टेंस होता है, और जैसे जैसे ये इक्वेटर से दूर जाते हैं वैसे वैसे इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो कम 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 होता जाता है, चाहे नॉर्थ में जा रहे हो चाहे साउथ में जा रहे हो। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहां पर में होता है फ्रेंड्स? सबसे ज्यादा डिस्टेंस जो होता है उनका इक्वेटर पर होता है। अब इक्वेटर के ऊपर में जो है फ्रेंड्स इनका कितना डिस्टेंस होता है ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। एग्जैक्ट टू द पॉइंट आंसर आपको बता रहा हूं, 111.32 किलोमीटर इसका आंसर है। ठीक है, 111.32 किलोमीटर, दो इसके अंदर में। अक्सर जो है इसको आप राउंड फिगर के अंदर में 111 किलोमीटर बोल देते हैं, लेकिन मान लीजिए कि अगर इतना क्लोज आंसर आ जाए आप लोगों का, ठीक है, इतना क्लोज जब आंसर आ जाता है तब आप लोगों को दिक्कत होती है कि भाई इसका क्या आंसर लगाए करके। ठीक है, तो 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड का, ठीक है, कोई भी दो अगर है, मैंने वैसे बड़ा बनाया कि पास पास में होते, ठीक है, तो 1 डिग्री का कितना डिस्टेंस होगा? 111.32 किलोमीटर। हर एक बच्चा कमेंट के अंदर में इसको आंसर को जरूर लिखिए। मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ ये एक क्वेश्चन, ठीक है, अगर ये एग्जाम में आ गया तो आप मुझे बताइए आपके अनुमान के हिसाब से कितने लोग इसका सही आंसर कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? और कितने लोगों से आप आगे निकल जाओगे? ठीक है, कितने परसेंट लोगों से? मैं आपको बताऊं, कम से कम 95% लोगों से आप आगे निकल जाओगे सिर्फ एक क्वेश्चन की वजह से। नहीं कर पाएंगे वो लोग इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन आप लोग जितने भी लोग कमेंट में आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर मैं इस लेक्चर को अच्छे से देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप धीरे धीरे आप लोग पाओगे कि आप लोग कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर रहे हो। 111.32 किलोमीटर लॉन्जिट्यूड के ऊपर में। अब इक्वेटर के ऊपर में इनके बीच में डिस्टेंस होता है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, ठीक है, कि लॉन्जिट दो 1 डिग्री के दो लॉन्जिट्यूड के बीच में, अगर एक डिग्री का दो लॉन्जिट्यूड है, ठीक है, तो दो लॉन्जिट्यूड के बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहां पर में होता है और सबसे कम डिस्टेंस कहां पर में होता है? अब मुझे आप बताइए कि पोल के ऊपर में, नॉर्थ पोल पर दो लॉन्जिट्यूड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? दो पोल्स के बीच में। ठीक है, थैंक यू शिवांश, शिवानो, थैंक यू वेरी मच शिवांश। ठीक है, बताइए जल्दी से। पोल पे ज्यादा नहीं होता स्वाति, पोल पर सबसे कम डिस्टेंस होगा ना, पोल पर तो आके मिल जा रही है ना सारी की सारी। ठीक है, पोल पर आके सारी की सारी लाइंस मिल जा रही है, तो जीरो होगा वहां पर में डिस्टेंस उनके बीच में, दो लॉन्जिट्यूड के बीच में। सबसे ज्यादा डिस्टेंस इक्वेटर पर होता है बीच में। ठीक है, देखिए, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर में देखिए पोल के ऊपर में जाकर क्या होता है, ये डिस्टेंस आप लोगों का बिल्कुल जीरो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत के चावल के कटोरे के नाम से कौन से क्षेत्र को जाना जाता है? अब यहाँ हम किसी राज्य की बात नहीं कर रहे, ठीक है, हम क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि एक ऐसा क्षेत्र है, उस क्षेत्र को, उस इलाके को, उस रीजन को चावल का कटोरा, राइस बाउल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वैसे कई सारे राज्य भी है जिनको राइस बाउल ऑफ इंडिया बोल दिया जाता है, छत्तीसगढ़ को बोल देते कई बार, सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होने की वजह से पश्चिम बंगाल को भी बोल देते। लेकिन एक रीजन है, एक एरिया है जहां पर में जिसको अक्सर कहा जाता है कि ये चावल का कटोरा है भारत का। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, एक यहाँ पर में ना, ये कृष्णा गोदावरी का डेल्टा है। आप लोग अगर यहाँ पर में देखोगे, ये हमारा भारत, ठीक है, यहाँ पर में जो है आप लोगों की एक नदी आती है, गोदावरी नदी, ठीक है, और यहाँ से आती है आप लोगों की कृष्णा नदी। ठीक है, तो कृष्णा और गोदावरी के बीच में जो एरिया है ना, कृष्णा और गोदावरी के बीच का जो एरिया है, ओके, उनके जस्ट बंगाल की खाड़ी में मिलने के पहले, ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर में, इस एरिया को कहा जाता है कृष्णा गोदावरी बेसिन। इसको केजी बेसिन भी बोलते हैं। कई बार जो है एग्जाम के अंदर में जब पॉइंट आता है केजी बेसिन क्या है, तो लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं व्हाट इज केजी बेसिन। तो केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, ये याद रखना है आप लोगों ने। कृष्णा गोदावरी बेसिन कौन से राज्य के अंदर में है? ठीक है, ये है आपका आंध्र प्रदेश में, बंगाल की खाड़ी वाले साइड में। यहाँ पर में बहुत सारी चीज मिलती है, इवन पेट्रोलियम जो है ना, रिजर्व भी यहाँ पर में पाए गए हैं। ठीक है, इस इलाके के अंदर में। तो कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है इस इलाके के अंदर में चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त जो है एरिया बन जाता है। इसी वजह से कई बार इसको जो है वो भारत के धान का कटोरा या चावल का कटोरा इसको बोल दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर में। और ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का बीपीएससी प्री के अंदर में आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो एग्जामिनर के द्वारा बनाया गया क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे फ्रेंड्स। देखिए एक क्वेश्चन है आप लोगों का, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? ठीक है, गुरु शिखर, आपको बता रहे हैं कि गुरु शिखर कहां पर में। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे फ्रेंड्स। अगर आप लोग चाहते हो कि इसी तरीके से सेशन जो है वो आप लोगों के चलते रहे, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाता रहूं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, और जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सभी जगह पे शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी से आप सभी के सभी। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं आप लोगों की कि गुरु शिखर, देखिए फ्रेंड्स बहुत ही फेमस क्वेश्चन है आपका। गुरु शिखर जो है ये आप लोगों को मिलेगा राजस्थान के अंदर में। ये कौन से पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है?
उस राज्य की भी और एक पर्वत श्रेणी है जिसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो मैं आपको एक रफ मैप पहले बना के दिखाता हूँ, फिर उसके बाद में आपको एक मैप में भी दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं देखिए ये राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर में यहाँ पर में गुरु शिखर नाम से एक पर्वत है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, जहां पर में आपको उस पर्वत श्रृंखला की, अरावली पर्वत श्रृंखला की और प्लस राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी मिलेंगी आप लोगों को। ठीक है, गुरु शिखर नाम से। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, अगर मैं आपको दिखाऊं मैप के अंदर में, ये मैप अगर आपको चाहिए होगा तो टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा, तो टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएंगे सभी के सभी। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, ये राजस्थान के अंदर में यहाँ पर में गुरु शिखर 1722 मीटर जो है फ्रेंड्स इसकी हाइट है, 1722 मीटर। ठीक है, राजस्थान के अंदर में अरावली पर्वत श्रृंखला का ये पार्ट है। यहाँ से गुजरात से लेकर ये हरियाणा तक जाती है। अरावली पर्वत श्रृंखला दिल्ली को भी टच करती है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो 1722 मीटर के ऊपर में गुरु शिखर है। यहाँ पर में एक मंदिर भी है। ठीक है, दत्तात्रेय मंदिर। ठीक है, तो विष्णु भगवान का, विष्णु के अवतार माने जाते हैं दत्तात्रेय, भगवान दत्तात्रेय। तो ठीक है, दत्तात्रेय मंदिर कहां पर में स्थित है? गुरु शिखर पर ही लोकेटेड है, ये याद रखना है आप लोगों ने, अरावली में। ओके, चलिए, तो ये एक पॉइंट था आप लोगों का जो आप लोगों ने कर लिया। तो गुरु शिखर कौन से राज्य के अंदर में है? राजस्थान में। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कभी आप लोगों से तो आपको आंसर करते आना चाहिए। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। नर्मदा और तापी नदियों द्वारा, ठीक है, कौन घिरा हुआ है? ठीक है, कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं है? ठीक है, एक पर्वत श्रृंखला, ठीक है, कौन सी पहाड़ियां है जो नर्मदा और तापी से घिरी हुई है? मतलब एक तरफ जो है एक नदी और दूसरी तरफ दूसरी नदी। अब मैं आपको हिंट नहीं दे रहा कि कौन सी वाली नदी कहां पर मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि उसके बीच में ये पर्वत श्रृंखला है। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला है जिसके दोनों तरफ में नदियां है और उसके बीच में ये है? आप अगर थोड़ा सा भी जो है भारत की ज्योग्राफी को जानते हो, वैसे मैं धीरे धीरे आपको सारा का सारा इंट्रोड्यूस करवाता चलूंगा। आप लोग तैयार हो? ठीक है, अगर तैयार हो धीरे धीरे सारी चीजें सीखने के लिए, एकदम प्रो होने के लिए, बेसिक से एडवांस तक का, ठीक है, तो हाथ ऊपर कर देंगे। और जैसे ही मेरा यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन समझा के खत्म हो, हमारे जो है 2000 प्लस लाइक्स हो जाने चाहिए। ठीक है, इससे मुझे पता चलेगा कि आप सभी के सभी जो है सीखना चाहते हो, हर एक बच्चा। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा, यहाँ पर में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? ये कौन सी है? अरावली है। एक एक करके सीखेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आपको बता दूं, यहाँ पर में एक पर्वत श्रृंखला है जिसको विंध्या बोलते हैं। ठीक है, और एक नीचे में, उसके नीचे में है सातपुड़ा। ये विंध्या है, ये सातपुड़ा है। इनके बीच में से दो नदियां बहती है, विंध्या और सातपुड़ा के बीच में से बहती है नर्मदा नदी। ठीक है, और सातपुड़ा के साउथ में से बहती है ताप्ती नदी, ताप्ती या तापी नदी। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखकर मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं आपके लिए थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ, इसको देखिए यहाँ पर मैं। ठीक है, चलिए, और जूम कर दिए इसको। ये वैसे ये मैप जो है मेरा मेरा जो भारत बनता है, ये काजू कतली टाइप का दिखता है। ठीक है, वैसे है भी हमारा भारत, मीठा मीठा सा भारत है हमारा। ठीक है, प्यारा सा। ठीक है, चलिए, तो विंध्या और सातपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी है, यहाँ पर में ये नर्मदा नदी है और ये ताप्ती नदी है। तो नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सा है? अब आप लोग बताइए मुझे। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे। हम लोग आगे बढ़े उससे पहले सभी लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते रहेंगे यहाँ पर मैं सेशन के अंदर में। ठीक है, तो सातपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, सातपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो सातपुड़ा इज द करेक्ट आंसर, और ये एग्जाम का क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, अच्छा, मुझे अब एक क्वेश्चन यही से बताइए आप लोग, इसमें से क्वेश्चन बनेगा कि भाई आप लोग बताओ कि विंध्या और सातपुड़ा के बीच में से कौन सी नदी बहती है? विंध्या रेंज और सातपुड़ा रेंज के बीच में से बहने वाली नदी का नाम कौन सा है इनमें से? चलिए, अब आप लोग बताइए, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर तो आपका भी हो गया। देखिए यहाँ पर मैं आप ओरिजिनल मैप के थ्रू आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूं। मैं ये विंध्या पहाड़िया है, विंध्या की पहाड़िया, और ये है आपका सातपुड़ा पहाड़िया। यहां से जो नदी बहती है, ये नदी है नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी, विंध्या और सातपुड़ा के बीच में से नर्मदा नदी बहती है, और सातपुड़ा के नीचे से बहती है तापी नदी। तो नर्मदा और तापी के बीच में सातपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, जो आपका आंसर हो गया। अब जो दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, वो क्वेश्चन ये था कि विंध्या पर्वत श्रृंखला और सातपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच में से कौन सी नदी बहती है? तो वो है नर्मदा। देखिए आप लोगों का एक और क्वेश्चन क्लियर हो गया। और हम लोगों ने जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर मैं देखा, ठीक है, कि भाई अरावली पर्वत श्रृंखला कहां पर में, तो ये विंध्या है, ये सातपुड़ा है, और यहाँ पर में देखिए आप लोग ये अरावली पर्वत श्रृंखला आप लोगों को दिखाई दे रही है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला, जिसकी सबसे ऊंची शिखर कौन सा है? आप लोग कमेंट करके बता देंगे मुझे कौन से राज्य में है और सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को जो है फ्रेंड्स आंसर्स करने होते हैं। अब ये एक जो है आप लोगों का पॉइंट बन गया। धीरे धीरे अगर आप लोग चाहोगे तो मैं आप लोगों को बाकी की सारी चीजें जितनी भी बनती है वो आपको बता दूंगा। नर्मदा और तापी नदी कौन से तरफ बहने वाली नदियां है? ये भी एक क्वेश्चन बनता है आप लोगों का कि नर्मदा और तापी किस ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर।
ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, पश्चिम की तरफ में बहने वाली नदी है, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग, पश्चिम वाहिनी नदियां है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आप लोगों को फिर मैं सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर मैं कवर करवाता चलूंगा, ठीक है, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक करके शेयर भी करते रहेंगे सभी के सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। आप लोगों को एक और चीज बता दूं मैं यहाँ पर मैं आपका कि सातपुड़ा रेंज जो है इसका आंसर था, सातपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी पता है आपको क्या है? धूपगढ़, ठीक है, धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है इसकी। सातपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। ये धीरे धीरे देखो आज याद नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे याद तो हो जाएगा। क्या आपको एबीसीडी 1 2 3 4 ठीक है और सारी चीजें आपको क्या एक दिन में याद होगी? नहीं, आपने प्रैक्टिस की, धीरे 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 आप लोग इतने ज्यादा प्रो हो गए उसके अंदर में कि आज आपको लगता है कि यार ये तो कुछ भी नहीं है। वैसे ही आपको जो है ये सारे के सारे कंटेंट भी लगेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। धूपगढ़ जो है फ्रेंड सबसे ऊंची चोटी, ये याद रख लेना बस आप लोगों ने, ठीक है। इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? देखिए गन्ने की खेती सबसे ज्यादा कौन से राज्य के अंदर में होती है ये पूछा गया है। अच्छा चलो मुझे एक और चीज बता दो कि शुगर केन रिसर्च सेंटर कहां पर में, या शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर में, कौन से शहर के अंदर में है? ठीक है, ये भी बता देंगे आप लोग। देखिए गन्ने की सबसे ज्यादा खेती जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना उत्तर प्रदेश में होती है, और उत्तर प्रदेश के अंदर में ही लखनऊ के अंदर में, ठीक है, लखनऊ के अंदर में आप लोगों का शुगर केन रिसर्च सेंटर भी है, ठीक है, शुगर केन रिसर्च सेंटर। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का जो आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। तो गन्ने की सबसे ज्यादा खेती, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के अंदर में ही आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, गन्ना रिसर्च सेंटर। अच्छा एक और चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि हमारा भारत जो है, ठीक है, हमारे भारत में सबसे ज्यादा शुगर केन का प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में होता है। हमारा भारत शुगर केन प्रोडक्शन में कितनेवें नंबर पे है? ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। शुगर केन प्रोडक्शन में, शुगर केन प्रोडक्शन मतलब कि गन्ना उत्पादन के अंदर में भारत का नंबर कितना हुआ है? तो पहले नंबर पे आता है ब्राजील, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, और दूसरे नंबर के ऊपर में आता है आप लोगों का हमारा इंडिया, ठीक है, हमारा प्यारा भारत। तो इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे आता है पूरे दुनिया में शुगर केन प्रोडक्शन के मामले में। लाइक्स आप लोगों ने कर दिया फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, ठीक है, जिन भी लोगों ने किया है, ठीक है, ये पूरा का पूरा सेशन उन लोगों को समर्पित, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर में अपना अपना योगदान दिया है, और आप लोगों की गुरु दक्षिणा यही थी, और आप लोगों को ये सारी चीजें अब याद भी रहेंगी क्योंकि आप लोगों ने एक तरीके से अपना एक इनपुट दिया है। आप वो नहीं हो जो सिर्फ ले रहे हो, आप ऐसे बच्चे हो जो कंट्रीब्यूट भी कर रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। विश्व का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन सा है? ठीक है, ये बताना है आप लोगों ने। विश्व का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन सा है? चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स यहाँ पर में कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा कपास उत्पादक जो देश है फ्रेंड्स वो चाइना है, ये याद रखना है। सबसे ज्यादा कॉटन का प्रोडक्शन अगर कहीं पे होता है तो वो चाइना के अंदर में होता है, ठीक है। अभी फिलहाल के अंदर में जो लेटेस्ट डेटा है उसके अनुसार, ओके, तो लेटेस्ट डेटा के अंदर में चाइना ने जो है वो इंडिया को भी पीछे छोड़ दिया है, आप लोगों को ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। और चीन जो है दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य बन गया है अभी, ठीक है, लेटेस्ट डेटा के अनुसार। ये मैं आप लोगों को लेटेस्ट डेटा के अनुसार बता रहा हूं, अभी ये वाला जो पॉइंट है लेटेस्ट डेटा। इंडिया अब सेकंड नंबर पे चले गया। एक समय था जब इंडिया फर्स्ट नंबर पे हुआ करता था, जब ये क्वेश्चन आप लोगों का आया था एग्जाम के अंदर, बट अब जो है इंडिया सेकंड नंबर पे हो गया है। तो अब जो आंसर होगा आप लोगों का वो होगा चाइना फर्स्ट नंबर के ऊपर में, लेटेस्ट डेटा के अनुसार, लेटेस्ट डेटा जो आया है उसके अनुसार, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। देखिए देखिए फ्रेंड्स, सह्याद्री क्षेत्र के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा जाना जाता है? अभी हम लोगों ने जो जो पढ़ा है उसको रिवाइज करते चलेंगे हम लोग, ठीक है। जो बच्चे यहाँ पर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग अच्छे से पढ़ते भी रहिए। यहाँ पर में देखिए आप लोग, यहाँ पर में हमने अरावली देखा है, ठीक है, हमने देखा यहाँ पर में विंध्या रेंज है, विंध्या, ठीक है, यहाँ पर में है सातपुड़ा रेंज, ठीक है, उसके बीच में से हम लोगों ने देखा कि दो नदियां बहती है, ठीक है, दो नदियां, यहाँ से नर्मदा नदी बहती है, नर्मदा, ठीक है, यहाँ से तापी नदी बहती है, ठीक है। अरावली हम लोगों ने देखा, ये अरावली आप लोगों का, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखे। अब देखिए फ्रेंड्स, एक चीज और बताता हूं आप लोगों को मैं कि हमारे भारत, दक्षिण भारत के अंदर में दो घाट है, ठीक है, एक है पश्चिमी घाट जो पश्चिमी एरिया में है, ठीक है,
कहीं कहीं पे कटा फटा भी है ये, ठीक है, जिसको गैप बोला जाता है, ठीक है, या फिर दर्रे बोलते हैं, वो अभी आगे मैं बताऊंगा मैं आपको। और एक है आपका, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, पूर्वी घाट, ठीक है, पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो जो ये वेस्टर्न घाट है ना आपका, ये वेस्टर्न घाट, इसी को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, सह्याद्री, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है लोकली, ये याद रखना है आप लोगों ने, वेस्टर्न घाट को, पश्चिमी घाट को। ये आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी और पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को नीचे में मिलेंगी अनाईमुड़ी, ठीक है। तो आपको याद रखना है सह्याद्री जो है ये वेस्टर्न घाट को ही कहा जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। और ये आप लोगों का गुजरात से लेकर केरल तक फैला हुआ है। और आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स की सबसे ऊंची चोटी है इसकी अनाईमुड़ी, जो 2695 मीटर ऊंची है, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं आपको एक मैप के थ्रू भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर हम यहाँ पर मैं देख पाए इसको, तो ये देखिए यहाँ पर मैं, ये इधर दिख जाएगा आप लोगों को, ठीक है। ये मैप आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, और साथ ही साथ जितने भी पेड स्टूडेंट है उन सभी को आपको पता ही है कि आपको पीडीएफ सारी मिल जाती है, यूट्यूब की सारी जितनी भी पीडीएफ है वो, ठीक है। ये अनाईमुड़ी, ये पश्चिमी घाट का ही भाग है, और 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये पूरे दक्षिण भारत का, पूरे के पूरे दक्षिण भारत का जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आपने, सबसे ऊंची चोटी है, पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, अनाईमुड़ी। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, केरल राज्य के अंदर में है, ठीक है। न्यू एनसीईआरटी के अंदर में भी दिया हुआ है ये पॉइंट, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना आप लोग। तो सह्याद्री को ही फ्रेंड्स आप लोग, वेस्टर्न घाट को ही सह्याद्री के नाम से भी जानते हो, ठीक है। वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है आप लोगों की, ठीक है, अनाईमुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। पाल घाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को मिलाता है? पाल घाट। अब ये घाट जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है, बेसिकली यहाँ पर मैं बात हो रही है पाल घाट गैप की, जो गैप है, ठीक है, पर्वत श्रृंखला के बीच में गैप है, टूटन है, जहां से रास्ता निकला है, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे आप लोग, इसका भी आंसर क्या होगा। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, पालघाट गैप की, तो यहाँ पर मैं आपको बताया मैंने कि वेस्टर्न घाट है पूरा का पूरा, ठीक है, इधर साइड में वेस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट, एक्चुअल में वेस्टर्न घाट के बीच में एक गैप है, ठीक है, केरल में। और ये जो गैप है ना, ये याद रखना है फ्रेंड्स आप लोगों का, केरल से तमिलनाडु को जोड़ती है, इसको पालघाट गैप बोला जाता है, ठीक है, ओके, पालघाट गैप। तो केरल से तमिलनाडु को जोड़ने वाला है पालघाट गैप। पालघाट गैप कौन से वाले दर्रे में, कौन से वाले जो है आप लोगों को याद रखना है कि पर्वत श्रृंखला में आता है, तो पश्चिमी घाट के अंदर में आता है पाल घाट गैप, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट के अंदर में आता है, वेस्टर्न घाट के अंदर में, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, और केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। तो ये यहाँ पर मैं अगर मैप की बात करूं तो ये यहाँ पर मैं कहीं तो भी ये है, ये आपका, ठीक है, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। तो प्लीज इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बन रहा है आपके, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का? एसएससी जेईई में आया था ये 2018 में क्वेश्चन, आप लोग कमेंट कर दीजिए जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो आंसर जो है फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हो जाएगा आप लोगों का तमिलनाडु एंड केरला, ठीक है, तमिलनाडु एंड केरला इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों का। अब देखिए आप लोगों में से जितने भी बच्चे जिन्होंने पिछला लेक्चर अच्छे से देखा है, ठीक है, उन लोगों को एक चीज याद होगी कि मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है, एक पूरा का पूरा जो है एक लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड की है, ठीक है। वन अनुसंधान संस्थान कहां पर में ये बता दीजिए आप लोग, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्योंकि फॉरेस्ट से रिलेटेड ज्यादातर चीजें वहीं पे आप लोगों को मिलने वाली है, फॉरेस्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, जल्दी से बता देंगे आप लोग। तो वन अनुसंधान संस्थान कहां पर में स्थित है? तो वन अनुसंधान क्षेत्र जो है आप लोगों का, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आप लोगों को मिलेगा देहरादून के अंदर में। ये एक्चुअल आपका स्क्रीनशॉट इसलिए लगा है ताकि आप लोग कॉन्फिडेंस फील कर सके कि भाई एग्जाम वाले क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है, एग्जाम के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हो, जो भी चीजें आपको पढ़ाई है वो सारी एग्जाम से रिलेटेड है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के अंदर में, प्लीज इसको याद रखिए, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी देहरादून के अंदर में, ठीक है। तो नेशनल फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी देहरादून के अंदर में है, ठीक है। पल्सेस वाला कल याद करा दिया था आप लोगों को, शुगर केन वाला भी आज ही याद करवाया आप लोगों को मैंने, लखनऊ के अंदर में है, ठीक है। और मसाले सबसे ज्यादा कहां पर में होते हैं? मसाले आप लोगों को पता है फ्रेंड कि सबसे ज्यादा जो है ये इनका उत्पादन होता है केरल के अंदर में, है ना, आज हम लोगों ने देखा था केरल के अंदर में। तो केरल के ही कोझीकोडे नाम की जो जगह है केरला में, केरला में कोझीकोडे नाम की जगह है, वहां पर में स्पाइसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, ठीक है। तो कोझीकोडे केरला के अंदर में है, तो ये ऐसे भी याद रख सकते थे आप सभी के सभी, ओके।
धीरे 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 करके हम लोग ये सारी की सारी चीजें जितनी भी है वो सारा हम लोग याद करते जाएंगे। आप लोगों को एक एक करके मैं हर एक चीज याद करवा दूंगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड या इस स्लाइड से रिलेटेड। ओके चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ सेकंड, आई थिंक चलिए, तो ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों का ये पॉइंट था। अब जो है मैं आप लोगों को जो है कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। मैं चाहूंगा कि जैसे कल आप लोगों में से जितने भी लोग थे जिन्होंने यहाँ पर मैं कमेंट में आंसर कर दिया था, उन लोगों को हार्ट हम लोगों ने दे दिया था। आज भी जो है फ्रेंड्स आप लोग जितने भी लोग हैं यहाँ पर में क्वेश्चंस का आंसर कर देंगे, उन लोगों को हम लोग जो है वो हार्ट दे देंगे। ठीक है, आप लोगों को बताना है यहाँ पर में कि रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, रबर का। ठीक है, रबर कहाँ पर में होता है, सबसे ज्यादा कौन से राज्य के अंदर में होता है। आप लोगों को बताना है कि अगर अगर ये नर्मदा नदी है, ये नर्मदा नदी है और ये तापी नदी है, ठीक है, तापी नदी है, तो आप लोगों से सवाल ये है कि ये जो बीच में पर्वत श्रृंखला है ये कौन सा है, ये कौन सी पर्वत श्रृंखला की बात हो रही होंगी। ठीक है, देखो जो ग्राफिकली भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछने की कोशिश करो, आप लोग आंसर करते जाएंगे कि नर्मदा और तापी के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, ये आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं मैं बेसिकली। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है कि जो पालघाट गैप है, ठीक है, पालघाट गैप, पालघाट गैप, ठीक है, ये कौन से दो राज्यों को जोड़ती है, कौन से दो राज्य है, ठीक है, कौन सा राज्य है दोनों जिनको जोड़ती है ये पालघाट गैप। ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। इसके अलावा आप बताएंगे कि वेस्टर्न घाट का एक और नाम आपको बताया मैंने, वेस्टर्न घाट को, पश्चिमी घाट को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है ये भी आप बताइए। ठीक है, किस घाट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। आपको बताना है कि पणजी नाम की जो जगह है ये कौन से राज्य के अंदर में मिलेंगी आपको, पणजी कौन से राज्य के अंदर में मिलेगी। हम लोगों ने देखा वहां ओशियनोग्राफी का इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, ये भी आंसर कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग कमेंट के अंदर में करते जाओगे ताकि आप लोगों को ये सारी चीजें याद हो जाए। आप लोगों को बताना है कि दो लॉन्जिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, दो लॉन्जिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस है, ओके, हमारी अर्थ में ये सबसे ज्यादा कहां पर में होता है और सबसे कम कहां पर में होता है, दो देशांतर के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो दो देशांतर या लॉन्जिट्यूड के बीच का डिस्टेंस सबसे ज्यादा कहां होता है, सबसे कम कहां पर में होता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस जो है, मैं आपको दो ऑप्शंस दे रहा हूं, आपको बताना है इन दोनों ऑप्शंस में से क्या आंसर होगा। ठीक है, 111 ठीक है 92 किलोमीटर या फिर 111.32 किलोमीटर। ठीक है, बताइए इनमें से आंसर क्या है, ए या बी। अगर मैं आप लोगों से जस्ट एक बहुत ही मतलब क्लोज आंसर पूछूं आप लोगों से तो क्या आंसर होगा आप लोगों के हिसाब से। ठीक है, इसमें से आप क्या आंसर लगाओगे, देखते हैं कितने लोगों ने सही से लेक्चर देखा है। ठीक है, ये सारे आंसर्स आप लोगों ने क्या करना है